नमस्कार जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारे साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर कहानियाँ निरंतर प्रतिदिन आ रही हैं, उसी कहानियों के सिलसिले में आज हम मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानी प्रायश्चित कहानी लेकर आए हैं। इस प्रायश्चित कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं, मंदारी लाल, प्रबोध चंद्र और प्रबोध चंद्र की पत्नी रामेश्वरी। मंदारी लाल और प्रबोध चंद्र दोनों ही एक ही साथ लगभग 10 वर्ष तक स्कूल में पढ़े थे। प्रबोध चंद्र जब स्टार्टिंग में स्कूल में पढ़ता था, उसी समय मंदारी लाल से काफ़ी युक्त था। हर चीज़ में, खेल में भी आगे, पढ़ने में भी आगे, सब तरीके से आगे था। लेकिन मंदारी लाल स्कूल टाइम में पूरी कोशिश करता था कि छल से कपट से कैसे भी प्रबोध चंद्र को पीछे छोड़ा जाए। इन दोनों में आपस में ईर्ष्या के साथ साथ दोस्ती भी थी, दोस्ती के साथ साथ ईर्ष्या भी थी। ये कहा जाता है कि दोस्त पिछड़ जाए तो दुख होता है, लेकिन जब दोस्त टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है। वही चीज इन दोनों में चलती थी। ये दोनों अच्छी दोस्त थे, लेकिन मंदारी लाल से प्रबोध चंद्र की तरक्की देखी नहीं जाती थी। स्कूल टाइम में, स्कूल टाइम जैसे तैसे पूरा निकलता है, दोनों कहीं ना कहीं छोटी जॉब करने लगते हैं। मंदारी लाल को कभी न्यूज मिलती है कि प्रबोध चंद्र का कहीं आर्मी में सिलेक्शन हो गया, तो वो सेना में चला गया और मंदारी लाल किसी छोटे कार्यालय में चपरासी का काम, क्लर्क काम करने लगा। मंदारी लाल जैसी तैसी वहां पर ड्यूटी चल रही होती थी, तभी अचानक से उसके पास में एक पत्र आता है। उस पत्र में पाता है कि प्रबोध चंद्र अब इस कार्यालय का सीनियर बनने के लिए जा रहा है, इस कार्यालय का अफसर बनने के लिए आ रहा है। उसका कहीं से दूसरे जगह से ट्रांसफर होके वो इस कार्यालय में आ रहा है। तो वो एकदम से सिर पकड़ के बैठ जाता है। जो हमारे साथ का कॉम्पिटिटर था, जो हमसे हर चीज़ में आगे था, मैंने न जाने कि स्कूल टाइम में उसको कितने तरीकों से पीछे करने की कोशिश की थी। आज यदि वो हमारे सीनियर के रूप में इस कार्यालय में आ गया, तो वो जो स्कूल के टाइम की जो भी हमारी आपसी मतभेद थे, मत भिन्नताएं थी, वो यहाँ आके जरूर बदला निकालेगा। जो स्कूल टाइम में वो नहीं कर पाया था, वो सारी दोषों का बदला आज हमारे सीनियर के रूप में बन के आ रहा है, तो वो पक्का निकालेगा। उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया, जो उसमें कर्मचारी थे, उन सभी को बताया कि अभी जो प्रबोध चंद्र आ रहा है वो बहुत ही सख्त मिजाज का आदमी है। छोटी सी भी गलती क्या हो गई, वो तो भयंकर तरीके से डांटता है। और वो अफसर नहीं है, वो तुमसे सब्जियां मंगाएगा, तुमसे घर के काम करवाएगा। मतलब कि प्रबोध चंद्र के बारे में सारी चीजें पहले से भड़का के रखता है। जब प्रबोध चंद्र का आने का दिन होता है, तो वो रेलवे स्टेशन पे आता है। तो तभी जो भी इसके सारे कर्मचारी होते हैं, वो प्रबोध चंद्र को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं, क्योंकि प्रबोध चंद्र के मिजाज के बारे में महाराज लाल ने पहले ही बता दिया था। तो वो सोचते हैं कि जो हमारा सीनियर अफसर आ रहा है, तो हम पहले से ही उसके साथ में अच्छा व्यवहार रखें, तो जब भी हमसे कोई गलती हो जाएगी तो हमें ये डांटेगा नहीं, हमें ये प्रेम से समझा देगा। सभी लोग वहाँ जाते हैं। प्रबोध चंद्र देखता कि इतने सारे कर्मचारी हमारे स्वागत के लिए यहाँ पे आए हैं, उसके कोई समझ में नहीं आता ये आखिर चल क्या रहा है। वो एक एक से सभी से हाथ मिलाता है और कहता है, और जो कर्मचारी कहते हैं कि साहब हम आए हैं आपको रिसीव करने के लिए, आप आज से आप ही हमारे सीनियर हो, हमसे जो भी गलती बने आप हमें माफ़ करना। तो प्रबोध चंद्र कहता है ऐसा क्या है, आप हमारे जूनियर हो, हम भी किसी के जूनियर है, हम भी तो हम सभी किसी एक सरकारी का दिन काम कर रहे हैं, इसमें सीनियर क्या और जूनियर क्या, किसी के ऊपर एक ना एक सीनियर बैठे ही रहता है। तो हम सब एक परिवार की तरह मिल करके काम करेंगे। और वो दफ्तर को संभालने लगते हैं, काम अच्छे से चलने लगता है। कोई 1 महीना बीत जाता है। सारे क्लर्क सोचने लगते हैं जितना मंदारी लाल ने हमें इनके बारे में बताया था, ये तो वैसे है नहीं, एकदम सीधे सज्जन व्यक्ति हैं, अपना काम टाइम से करते हैं, सभी को एक परिवार की भांति रख रहे होते हैं। तभी उस दफ्तर में कुछ फर्नीचर का काम चलना था, तो एक ठेकेदार को उन्होंने फर्नीचर के लिए बुलाया और फर्नीचर वगैरह बनवाया। फर्नीचर वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो उसके पेमेंट करने के लिए
प्रभुचंद ने चेक दे करके 5,000 रुपये मंगा लिए अपने ऑफिस, और 5,000 रुपये अपने ऑफिस की टेबल पर ही रख दिए। और तभी उनका कोई खास दोस्त आएगा, तो वो अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने चलेगा पार्क वगैरह में 15 से 20 मिनट के लिए। तभी मदारी लाल आकर देखता है ऑफिस में कि 5,000 रुपये प्रभुचंद के ऑफिस में पड़े हैं, और मदारी लाल की वही नीयत खराब हो जाती है। मदारी लाल उन 5,000 रुपयों को उठाकर अपनी जेब में रख लेता है, और जो बाहर ऑफिस के बाहर जो चपरासी होता है उससे कहता है, आपने इस गेट को ऐसे खुला छोड़ के रख दिया है, कोई भी आ जाए चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उधर जाता है बाहर ऑफिस में, तो उनसे भी कहता है चपरासियों से, क्या साहब पता नहीं कहाँ चले गए, ऑफिस में सारी फाइलों को ऐसे छोड़ के चले गए, लाखों रुपए की कीमतों की फाइल है, कभी एक तो गायब हो गई तो किसको क्या मुंह दिखाएंगे, साहब अभी यहाँ नए आए इनको पता नहीं है। तो लड़की भी कहता है, ऐसी क्या बात है, हम तो 10 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, अभी तक यहाँ पे कोई ऐसी चोरी घटना हुई नहीं है, कोई फाइलों को चुरा के भले करेगा भी क्या। तो मदारी लाल कहता, नहीं, ईमानदार व्यक्ति तभी तक रहता है जब तक कि उसको चोरी करने का मौका न मिल जाए। जैसे ही किसी व्यक्ति को चोरी करने का मौका मिलता है, वो अपनी सारी ईमानदारी, सारे आदर्श, सारी संस्कृति, सारे संस्कार सभी एक साथ में रख करके वह अपने उद्देश्य पर ध्यान देता है। वो अपनी जहाँ भी चोरी करने का मौका मिलता है वो उस चोरी को कर लेता है। जब तक चोरी करने का मौका ना मिले तब तक ही व्यक्ति ईमानदार होता है। आप एक काम करिए, जो साहब का ऑफिस है उसका दरवाजा बंद कर दीजिए, जब साहब आएंगे तो वो खोल लेंगे। तो एक लड़का आता है और ऑफिस का दरवाजा बंद कर देता है। जब प्रबोधचंद्र अपने दोस्त से मिलकर के वापस आते तो वो कहते हैं, क्या हमारी यहाँ से बेदखली हो गई क्या ऑफिस से, जो आप लोगों ने हमारा ऑफिस बंद कर दिया है। वो एक मजाक के तौर में बोलता है। तभी मदारी लाल कहता है कि नहीं, हमने बंद करवा दिया था, आपकी फाइलें ऐसे ही रखी थी, हम सोचा शायद कोई फाइल गायब ना हो जाए इसलिए हमने बंद करवा दिया है। फिर भी आप ऐसे छोड़ के मत जाया करिए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे क्लर्क रहते हैं, कभी फाइल इधर उधर हो गई तो आप किसका नाम लेंगे। वो कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। वो जाते हैं और तभी वो ठेकेदार है जो फर्नीचर का काम किया था उसको वो पेमेंट लेने के लिए आता है। और प्रभुचंद्र अपनी टेबल पर जब देखता है कि अपने 5,000 कैश रखा था, वो कैश गायब है। तो फाइलों को इधर उधर पलट के देखता है, सोचता है यहीं कहीं रखी होगी, सारे ऑफिस में दिखता है, लेकिन वो 5,000 रुपये कहीं नहीं दिखते हैं। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, हाँ हो सकता है कि किसी दफ्तर में किसी कर्मचारी ने, हो सकता है कि संभाल के रख दिया हो, टेबल पर रखा हो, उसने सोचा कहीं गायब ना हो जाए। तो एक बार अफसर इनसे पूछ लेते कर्मचारी, शायद किसी ने कहीं रख दिया हो। वो मदारी लाल को बुलाता है, पूछता है कि भाई यहाँ पर मेरी 5,000 रुपये कैश रखा था कि आपने कहीं संभाल के तो नहीं रख दिया है। मदारी लाल कहते 5,000 रुपये टेबल पर रख के छोड़ दिया आपने, मैंने तो देखा नहीं, भगवान कसम, बच्ची कसम खा रहा, मैं तो ऑफिस में गया भी नहीं हूँ। प्रभुचंद्र कहते इसमें बच्चे कसम खाने क्या बात है, आप नहीं गए तो अब तो बस पूछ रहे थे कहीं आपने संभाल कितने रख दिया, किसी और ने रख दिया होगा। जब ऑफिस में सबसे पूछा जाता है तो सब मना कर देते हैं, हमें नहीं पता, हमने कहीं संभाल के नहीं रखा। अब प्रभुचंद्र का दिमाग ठनकता है, वो डिप्रेशन में आने लगता है धीरे धीरे। इधर ठेकेदार को पैसे भी देने हैं। वह मदारी लाल को बुला के कहता, भाई पैसे कहीं भी गए हूँ, अभी इसके 5,000 रुपये देने हैं, मैं तो यहाँ पर नया आया हूँ, आप यहाँ पर रहते हो, आप कहीं से एडजस्ट करवा लो, 5,000 रुपये बैंक से निकलवा लो, जब हमारे पास हो जाएंगे तो हम आपको दे देंगे। मदारी लाल कहता, साहब हमारी तो तनख्वाह इतनी कम है, हमारे पास 5,000 रुपये कहाँ से आया, और इस समय हम कहाँ से कर सकते हैं। तो वो मना कर देता मदारी लाल कि इस समय नहीं हो पाएगा, जितने भी पैसे थे वो सारे खर्चे हो गए। दफ्तर खत्म होता है, प्रभुचंद अपने घर आता है, अपनी पत्नी को सारी चीज बताता है, और प्रभुचंद्र इस दुख को सहन नहीं कर पाता और वो आत्महत्या कर लेता है।
क्योंकि उसको ये लगता था कि सुबह जैसे ही खबर फैलेगी तो पूरा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आएगा कि फिरोजचंद ने ही कहीं गायब किए, इसने लालच में पैसे छुपा लिए। लेकिन फिरोजचंद को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आत्महत्या कर लेता है। जब सवेरे आत्महत्या की खबर सभी कर्मचारियों में फैलती है, धीरे धीरे मदरीलाल तक भी आती है। मदरीलाल एकदम सिर पकड़ के बैठ जाता है। ये तो मैंने कभी ना सोचा था कि 5,000 के लिए फिरोजचंद आत्महत्या कर लेगा। सब पुलिस वाले सभी कर्मचारियों को बयान लेते हैं। मदरीलाल भी बयान देने के लिए जाता है और जैसे बाकी सभी ने दिए थे, ये भी बयान दे देता है। उसकी जो फिरोजचंद की पत्नी रामेश्वरी थी, पुलिस वाले उससे बयान करते हैं कि शाम को जब वो घर आए थे, क्या उन्होंने स्टाफ के बारे में, कर्मचारियों के बारे में कोई संदेह बताया था कि किस पर शक है। तो रामेश्वरी कहते नहीं, वो तो किसी पर शक नहीं करते थे, वो तो अपने पूरे स्टाफ को एक परिवार की तरह मानते थे। वो कहते थे कि इसमें हो सकता है किसी बाहर वाले व्यक्ति का ही हाथ होगा। तभी उनकी के लिए अंतिम संस्कार की तैयारियां होती हैं। फिरोजचंद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और तभी रामेश्वरी बना मदरीलाल को अपने पास बुलाती है और कहती है कि आपको किसी के ऊपर शक हो तो आप बताइए, क्योंकि वो तो किसी के बारे में कुछ बता के गए नहीं है। इन दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी, इनके घर तक संबंध थे। मदरीलाल कहता है मुझे भी किसी के ऊपर शक नहीं है। फिर भी रामेश्वरी कहती है यदि आपको थोड़ा सा भी शक हो तो आप जरूर बताइए। जिसने भी ये चोरी की है उसने सिर्फ 5 रुपए नहीं चुराए, उसने फिरोजचंद की जान ली है। उसको सिर्फ 5,000 रुपए की सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसको एक हत्या की सजा मिलनी चाहिए। मुझे पता है कि पुलिस वाले 3,000 रुपए जमानत लेके उस हत्यारे को छोड़ देंगे, लेकिन भाई मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम फिरोजचंद के हत्यारों को उनकी सजा दिलाकर ही रहेंगे। मदरीलाल इस सब बातें सुनकर शर्म से एकदम पानी हुआ। उसका मन करता था कि मैं कह दूं कि गलती मेरे से हुई है, मैं ही इसका हत्यारा हूं, लेकिन उसकी हिम्मत ना हुई कि वो ये सब कुछ कह सके। और अब मदरीलाल अपनी की हुई काले पर पश्चाताप कर रहा था। वो बहुत ही लज्जित था कि उसने छोटी से लालच के लिए अपने भाई जैसे दोस्त की जान ले ली। समय बढ़ता है, अंतिम संस्कार हो जाता है, 10-12 दिन निकलते हैं। उस समय जो भी खर्चे होते सारे मदरीलाल ने अपनी जेब से खर्च किए। जो भी ब्राह्मणों के भोज में हो, दान दक्षिणा का हो, सारे खर्चे इसी की तरफ से। जब 13 दिन निकल जाते हैं तो फिर उसके बाद में मदरीलाल कहता है कि अब आप कहाँ रहोगे। तो रामेश्वरी कहती है कि अब हम अपने गांव में ही जाएंगे, वहीं बच्चों को पालेंगे। तो मदरीलाल कहता है कि गांव में आप क्या काम करोगे, आपके पास में जमीन कितनी है। तो रामेश्वरी कहती है जमीन तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है, हम तो किराए से जमीन लेकर के और वहीं पर काम करेंगे। कि घर आपका, तो कहते हैं कि एक कच्चा सा घर है जो घर बनवाने की कोशिश हम कर रहे थे, लेकिन वो अधूरा घर छोड़कर के फिरोजचंद चले गए। फिर मदरीलाल कहता है आपकी लड़की की शादी भी होनी है, उसका कोई विचार करके गए हैं क्या वो। तो रामेश्वरी कहती नहीं, ऐसा तो कोई उनकी अभी ये योजना थी नहीं। पहले वो सोच रहे थे कि अपना घर पक्का बनवा लेंगे, उसके बाद हम लड़की की शादी करेंगे। तो मदरीलाल कहता है ये कि अब आप गांव नहीं जाओगे, अब आप हमारे ही घर में रहोगे। रामेश्वरी किंतु परंतु कहते, लेकिन मदरीलाल कहता नहीं यार, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हुआ। फिरोजचंद मेरा भाई जैसा था, वो मेरा भाई था, अब वो नहीं है। अब आप कहीं नहीं भटकोगे, आप हमारे घर में ही रहोगे। रामेश्वरी बनवारीलाल के घर में रहने लगती है। इस घटना को कोई 10 वर्ष बीत जाते हैं। बनवारीलाल रामेश्वरी की लड़की की एक अच्छे परिवार में शादी कर देता है और उनके बच्चों को अच्छे पढ़ा लिखा कर उनको कामयाब कर देता है। और बनवारीलाल ने आजीवन रामेश्वरी की सेवा की और बनवारीलाल की पत्नी भी
रामेश्वरी को अपनी बड़ी बहन के रूप में मानती रही। जो बनवारीलाल ने 5,000 रुपए की चोरी की थी, जिसकी परिणाम स्वरूप प्रबोध चंद्र ने आत्महत्या की थी, उसी 5,000 की चोरी का प्रायश्चित बनवारीलाल आजीवन करता रहा, रामेश्वरी की सेवा करके। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद यहीं पर खत्म कर देते हैं। यही बनवारीलाल का प्रायश्चित था कि उसने आजीवन रामेश्वरी की सेवा की। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।